हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर में हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। चलिए जान लेते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि किसी एक बिज़नेस के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपने काम करने का तरीका है। इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं। तो एक्चुअल में इतने सारे काम, इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग और इतने सारी जो चीज़ें हैं उनके होने की वजह से काम में रुकावटें बढ़ जाती है ना। तो एक्चुअल में इन सभी कामों और लोगों के अंदर में है ना हारमनी एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हारमनी इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर हारमनी एस्टेब्लिश करना यानी तालमेल बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर इन जनरल बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज को एक साथ लाता है और उन सभी में क्या करता है? तालमेल बनाता है, ब्रिंग करता है हारमनी। तो एक्चुअल में हारमनी क्रिएट एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। यानी हर वो काम जिससे चीज़ें मैनेज हो सके, लोग तालमेल बना रहे काम के बीच में और लोगों के बीच में, हर उस काम को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल की। जैसे कि हमें पता है एक साथ अगर कभी राशन वगैरह कहीं बट रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एकदम से अगर बिना लाइन के आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि अचानक से लोग आएंगे, लड़ाई झगड़े भी बढ़ जा सकते हैं, हो सकता है कि टाइमली काम ना हो पाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सोचने का तरीका है। ऐसे में अगर लाइन ना बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबको राशन मिलेगा नहीं है और भी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं आपस में। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो तो हम लाइन बना दिया करते हैं, है ना। तो ये जो लाइन बनाने का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे जो लाइन बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है? ताकि हारमनी क्रिएट हो, तालमेल बना रहे, लोग आराम से टाइमली सारे काम हो सके। तो ये लाइन बनाने में भी एक्चुअल में क्या है? कोऑर्डिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब कोई बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हों, तो प्ले करे जा रहे हों कई सारे म्यूजिशियंस के द्वारा, तो क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, एक लय में काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या होता है, एक अक्सर एक पर्सन जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, उनको गाइड करता है किस तरह से कौन सा इंस्ट्रूमेंट पहले प्ले किया जाएगा, फिर कौन सा किया जाएगा। तो इस तरह से हारमनी क्रिएट करता है वो पर्सन, किसमें? उन सभी लोगों में और उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह में। तो इस तरह से एक अच्छी म्यूज़िक मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हारमनी बनाने का प्रोसेस है ना, ये जो पर्सन कर रहा है, जो गाइड वगैरह करके, इसको ही हम क्या करेंगे कि ये पर्सन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उन्हें सभी एक्टिविटीज़ को एक दिन में परफॉर्म कर लें, उसके लिए अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कई बार टाइम टेबल बनाना। तो जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने के बावजूद उसको सबको क्योंकि एक टाइम अलॉट करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी काम टाइमली हो पाते हैं, समय पे पूरे हो पाते हैं। तो टाइम टेबल बनाने का जो काम है ये भी एक्चुअल में इसीलिए किया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किए जा सके, हारमनी बन सके सभी एक्टिविटीज़ के बीच में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस, क्लैश होने के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और उन्हीं प्रॉब्लम्स ना बढ़े, उन प्रॉब्लम्स को कम करने यानी रुकावटों को, काम में आने वाली रुकावटों को कम करने के लिए जो हारमनी क्रिएट की जाती है, तालमेल बनाया जाता है लोगों के बीच में, काम के बीच में, इसी के तालमेल को बनाने के जो प्रोसेस है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन मतलब हारमनी एस्टेब्लिश करना लोगों के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर में। अब समझ लेते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को। यानी कि एक्चुअल में जो इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इंडिविजुअली उनके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके भी डिफरेंट है काम करने के। तो ज़रूरी हो जाता है वो एक ग्रुप में काम करे। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि वो एक साथ मिलकर के एक टीम बन करके काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। भले ही वो लोग अलग अलग हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन सभी अलग अलग एफर्ट्स को, इंडिविजुअल के जो डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में इंटीग्रेट कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स में इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को। तो एक ये भी इसका फीचर है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो है यूनिट ऑफ एक्शन एश्योर करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस वगैरह जो हैं उनमें उन सभी एक्शंस को एक डायरेक्शन मिले, सब एक साथ काम करें, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम है। इसके अलावा हम बात करें, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को किया और काम हो गया।
एक्चुअल में बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डेली ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। उन्हीं गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए जो भी हम काम कर रहे होंगे, हारमोनी क्रिएट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा होती है, इसलिए कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑल परवेसिव होता है, यानी कि ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ऑपरेशन, एक काम ऐसा है कोऑर्डिनेशन, जो कि हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर डेली लाइफ हो, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको ऑल परवेसिव कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा काम जो कि हर जगह करा रिक्वायर्ड, एक ऐसा काम जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह हो। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑब्लिगेशन होता है हर एक मैनेजर का, यानी कोई भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल पे मैनेजर हो, उन सभी का ये काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करें उन अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और वो जो काम करे जा रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जो काम उनके अंडर है, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना हर एक मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटेंशनल या डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि जानबूझ के किया जाता है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है जैसे कोऑपरेशन होता है। देखिए कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन का मतलब होता है साथ में काम करने की भावना, यानी कलेक्टिव वर्क करने की जो डिज़ायर होती है लोगों की खुद की, जो कि बिना एफर्ट्स के ओरिजिनेट हो जाती है, इसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। यानी जब लोग खुद मिल करके काम करना चाहें तो हम उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन डिफरेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि लोग खुद ब खुद ही ये कोऑर्डिनेशन आ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि 10 लोगों को छोड़ दो तो वो क्या कभी पॉसिबल ही नहीं कि वो एक साथ काम कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में क्या है? इंटेंशनल होता है, डेलिब्रेट, जानबूझ के किया जाता है, यानी कुछ ऐसा किया जाता है ताकि सब टीम वर्क की तरह काम करने लग जाए, टीम बन करके। तो कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट जो फंक्शन है, जानबूझ के किया जाने वाला। बल्कि कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन जो है वो एफर्टलेसली ओरिजिनेट खुद ब खुद हो जाता है, यानी बिना कोई मेहनत के। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस होता है मैनेजमेंट का, यानी कि कोऑर्डिनेशन जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग हो, इन सभी फंक्शंस में जो है ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। यानी बिना कोऑर्डिनेशन के ये सारे फंक्शन नहीं किए जा सकते। इसी के साथ साथ हर एक लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो उसे भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे और मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में ज़रूरत कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एसेंस है, यानी कि सार है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसको एक अलग से प्रोसेस के रूप में हम नहीं दिखाते, यानी कि हर एक प्रोसेस में ही ये यूज़ किया जाता है, ये वाला प्रोसेस। अच्छा, कैसे यूज़ किया जाता है उसको समझ लेते हैं। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में प्लानिंग के लिए सभी जो डिपार्टमेंट है उन सभी के जो हेड होते हैं उन सभी को के साथ मीटिंग की होती है, डिस्कशन वगैरह किए जाते हैं। इसके साथ साथ उनसे सजेशन लिए जाते हैं ताकि अच्छे से प्लान बनाया जाए। तो एक्चुअल में ये करके सजेशन या करके डिस्कशन वगैरह करके एक्चुअल में उन सभी के बीच में हार्मनी क्रिएट कराई जाती है, ताकि सबकी राय के से साथ अगर कोई प्लान बनेगा तो उस पर सभी वर्क करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करने के लिए जो है इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं, और प्लानिंग में ये ज़रूरी हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है प्लानिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं अगर नहीं होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट में तो कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग में भी ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये कह लो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना, और उन डिपार्टमेंट के बीच में अथॉरिटी यानी अधिकार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करना। तो इस अथॉरिटी और रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते समय और डिफरेंट डिपार्टमेंट को बनाते समय ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है कि उन सभी डिपार्टमेंट जो बनाए जा रहे हैं और जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सभी में हार्मनी हो। क्योंकि बिना हार्मनी के अगर डिपार्टमेंट बनाए दिए जाए तो वो डिपार्टमेंट बन करके भी वो अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए भी ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके अलावा स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को जॉब पे रखना और उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। तो एक्चुअल में स्टाफिंग प्रोसेस में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि ऐसे ही लोग काम पे रहें जो कि स्किल्ड हो और काबिल हो काम करने के, और साथ ही साथ मतभेद ना रखें दूसरों से। तो एक्चुअल में स्टाफिंग के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है जो काम में रुकावट ना बने, है ना, और काम और मतलब ये चाहे चीज़ें की जाती हैं ताकि काम में रुकावट कम से कम हो पाए। तो एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है स्टाफिंग भी। इसी की तरह से हम अगर बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट को, किसके द्वारा, सुपीरियर्स के द्वारा। तो सुपीरियर्स की तभी सुनेंगे सबऑर्डिनेट्स जब एक्चुअल में उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो, तालमेल अच्छा हो। बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टिंग में भी
वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की जा रही है और जो टारगेट सेट किया गया था, स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया गया था, वो अचीव किया जा सके, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको उसके करीब लाया जा सके। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा हो। तो कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, यानी कोई सा ही फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा मैनेजमेंट में, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, इन पांचों ही फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ हर एक लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, उन सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है किसका, मैनेजमेंट का, यानी सार है, मतलब एक पार्ट है मैनेजमेंट का। इसके अलावा हम समझ लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की। देखिए, जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, हमें पता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे बढ़ता चल जा रहा है, और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगा ज़्यादा लोग होंगे, और हमें पता है ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे। और साथ ही साथ में उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक, अगर हम ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़े और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कोऑर्डिनेशन। तो बिना कोऑर्डिनेशन के जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यानी साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उतना ही ज़्यादा उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, ताकि लोग एक साथ कॉमन गोल के लिए वर्क करें। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से आजकल जो है कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसी के साथ साथ में जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएट है, यानी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट है अलग अलग तरह की, और हर एक डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर सकता है। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन ही एस्टेब्लिश करके ही उन क्लैशेस को कम किया जा सकता है, यानी उनमें तालमेल बना करके या कुछ ना कुछ करके। आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन एक सिंगल काम का तो नाम नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हर वो काम जो कि काम की रुकावटों को कम करे, तालमेल बना के, हार्मनी क्रिएट करके। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो देखिए हमें पता है स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक मेन एक्टिविटी को वेरियस सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और हर एक एक्टिविटी जो है उसको एक एक्सपर्ट को अलॉट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम था जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी, तो एक मेन जो एक्टिविटी है उसको सब एक्टिविटी में हम डिवाइड कर देते हैं, और जो भाग होता है छोटा काम का वो एक एक पर्सन को देते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट होता है। इससे क्या होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा काम की बढ़ जाती है और साथ ही साथ में एफिशिएंटली वर्क हो पाता है। लेकिन ये इसी बेनिफिट का, जो एफिशिएंटली वर्क होगा, स्पीड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है टोटल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ता है ना, ये जो बेनिफिट होगा, उसी बेनिफिट को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन बेनिफिट। तो एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन जो बेनिफिट है वो भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोऑर्डिनेशन हो मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी जो है किस तरह से डिवाइड करनी है और बहुत सारे लोग उसको परफॉर्म कर रहे होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट, तो हो सकता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो। तो उन कॉन्फ्लिक्ट अगर रहेंगे वो, क्योंकि सब अपने अपने काम करेंगे अपने अपने तरीके से, तो क्या कभी भी कोई भी टोटल वर्क के बारे में सोचेगा? नहीं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोऑर्डिनेशन उन सभी के बीच में एस्टेब्लिश करना, ताकि जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो और इस स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट जो सच में मिल पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्यों इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन, देखो काम डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस हैं एक कंपनी के अंदर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और जितना ज़्यादा निर्भरता होगी एक काम की दूसरे काम की, उन दोनों में तालमेल होना यानी हार्मनी, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जितने ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस इंटरडिपेंड होंगे उतना ही ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस होगी किसकी, कोऑर्डिनेशन की, बिजनेस के अंदर में। तो हम ये कह सकते हैं साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है उसकी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और क्लैश होने के चांसेस, तो उन क्लैशेस को ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कोऑर्डिनेशन का, तो स्पेशलाइजेशन के अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो सभी एक्सपर्ट्स की एक राय होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट बने हुए हैं मतलब अपने अपने काम के, तो उसके लिए भी ज़रूरी है उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस पे, जो जितनी ज़्यादा अगर हाई होगी तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी कोऑर्डिनेशन की, ताकि उनमें हार्मनी एस्टेब्लिश हो सके और तालमेल के साथ अच्छी तरह से काम होता रहे। तो ये सारे बेनिफिट्स है कोऑर्डिनेशन के, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट लोग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए जो हार्मनी क्रिएट करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तालमेल बनाया जाता है उन प्रोसेस और लोगों के बीच में, उसी हार्मनी क्रिएट करने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये ज़रूरी है हर एक
मैनेजमेंट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके और लोग टीम वर्क की तरह काम करें। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेशन के ऊपर जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी डाउट है। इसके अलावा सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।